शहर में अचानक लोग अपनी जान लेने लगे थे। पुलिस स्टेशन में हर हफ्ते एक नया केस रिपोर्ट होता, पर सारे केसेस में जो एक बात कॉमन थी वो थी फैक्सकॉन फैक्ट्री, जो कि यहाँ पर आईफोन बना रही थी और ये सारे लोग इसी फैक्ट्री में काम करते थे। जांच शुरू हुई तो पता चला कि लोगों से 15-15 घंटे काम करवाया जा रहा था। उन्हें फैक्ट्री से बाहर जाने की इजाजत तक नहीं थी, जिसकी वजह से वो लोग इतना डिप्रेस हो गए कि उन्होंने खुद अपनी जान लेना शुरू कर दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ चाइना की नहीं है। दुनिया के हर देश में आपको आज ऐसे केसेस देखने को मिल जाएंगे। यूरोप, अमेरिका, भारत, चाइना, आप किस देश में रहते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप टॉप 10% में नहीं आते तो इसका मतलब है कि आपका जन्म सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की गुलामी करने के लिए हुआ है। सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन ये एक कड़वा सच है, और वो इसलिए क्योंकि दुनिया की 70% दौलत को सिर्फ टॉप 10% लोग कंट्रोल करते हैं और बॉटम 50% के पास में सिर्फ 2 से 3% वेल्थ है। और ये डिफरेंस हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड बढ़ता जा रहा है। रीजन, टैक्स सिस्टम एंड इकोनॉमिक रेस। इसे डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बनाया जा सके। और कैसे? मार्केट में किसके पास में कितना पैसा रहेगा और कौन कितना खर्च करेगा, ये टैक्स सिस्टम डिसाइड करता है। और ये कोई मॉडर्न रूल नहीं है। रोमन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, एंशिएंट एथेंस, सभी टाइम पीरियड में टैक्स सिस्टम हुआ करता था, जिसका मेन मोटिव स्टेट या फिर नेशन की वेलफेयर स्कीम्स को फंड करना और अमीर और गरीब के बीच में बढ़ते वेल्थ गैप को कम करना होता है। पर क्या सच में ऐसा है? 2021 में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रोपब्लिका ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसका टाइटल था द सीक्रेट IRS फाइल। इस रिपोर्ट में अमेरिका के बिलियनियर्स के पिछले 15 साल की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ऑडिट और टैक्स डॉक्यूमेंट थे, जिनसे ये पता चला कि अमेरिकन मल्टी बिलियनियर्स वॉरेन बफेट, एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, इन लोगों ने आम सिटीजन से भी कम टैक्स पे किया था। 2007 से 2011 के बीच जेफ बेजोस ने 0 फेडरल इनकम टैक्स पे किया। 2014 से 2018 के बीच उनकी वेल्थ 99 बिलियन डॉलर्स बढ़ी, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उन्होंने सिर्फ 4 बिलियन डॉलर्स की इनकम शो की, जिस पर 4 सालों के अंदर उन्होंने सिर्फ 973 मिलियन डॉलर्स का टैक्स पे किया, जो कि 0.98% होता है। वॉरेन बफेट की वेल्थ भी इस दौरान 24.3 बिलियन डॉलर्स बढ़ी, लेकिन डिपार्टमेंट को उन्होंने 125 मिलियन डॉलर्स की इनकम शो की, जिस पर उन्हें 4 साल के अंदर सिर्फ 23.7 मिलियन डॉलर्स टैक्स पे करना पड़ा, जो कि उनकी एक्चुअल वेल्थ का सिर्फ 0.1% होता है। तो एलॉन मस्क ने टैक्स ही पे नहीं किया, जबकि इस साल उनकी वेल्थ 22 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुकी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 10 सालों तक कोई इनकम टैक्स पे किया ही नहीं। 2016-17 में भी जब वो फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे, तो उस दौरान उन्होंने सिर्फ $750 का टैक्स पे किया था। वहीं इधर भारत में भी रिसेंटली अदानी ग्रुप की टैक्स रिपोर्ट काफी वायरल हुई। 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में अदानी ग्रुप ने 74,945 करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स पे किया है, जो कि उनके पिछले फाइनेंशियल ईयर से 29% ज्यादा है। वहीं रिलायंस ग्रुप ने भी 25,000 करोड़ का टैक्स भरा है। लेकिन जब आप भारत के टॉप इंडिविजुअल टैक्स पेयर की लिस्ट देखेंगे, तो उस लिस्ट में आपको किसी भी बड़े बिजनेसमैन का नाम नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ भारत या अमेरिका में नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया के हर एक देश में हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये बिजनेसमैन कुछ इलीगल कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा खेल टैक्स लूपहोल्स का है। किसी भी देश में टैक्सेस मेनली 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट टैक्स, जो कि किसी इंडिविजुअल या फिर कंपनी के प्रॉफिट, सैलरी या फिर प्रॉपर्टी पर लगते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स या फिर प्रॉपर्टी टैक्स। लेकिन यहाँ पर लूपहोल ये है कि टैक्स सिस्टम सिर्फ उसी इनकम पर टैक्स लगाता है जो कि विजिबल या फिर डिक्लेयर्ड होती है, जैसे कि हाउस, सैलरी, बोनस या फिर डिविडेंड। जबकि बिलियनियर्स एक आम इंसान की तरह हाई सैलरी डिमांड करने की बजाय कम सैलरी लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि वॉरेन बफेट पिछले 40 सालों से सिर्फ $1 लाख की सैलरी ले रहे हैं, जो कि एक आम सिटीजन की सैलरी से सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा है। वहीं ये लोग अपनी 90% वेल्थ को कंपनी शेयर्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जैसी एसेट्स के जरिए होल्ड करते हैं,
जिन पर टैक्स सिर्फ तभी लगता है जब ये सेल होती है और पैसा बिजनेसमैन के अकाउंट में आता है। अब यहाँ पर कोई ये कह सकता है कि कंपनी तो ऑलरेडी कॉर्पोरेट टैक्स भर ही रही है, तो फिर बिजनेसमैन का तो वैसे भी शेयर्स पर टैक्स देना बनता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल कंपनी अपनी ईयरली प्रॉफिट पर टैक्स भरती है, जबकि बिजनेसमैन की वेल्थ उसकी कंपनी की मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करती है। कंपनी के शेयर्स जितने ज्यादा ऊपर जाएंगे, बिजनेसमैन की वेल्थ उतनी ज्यादा बढ़ेगी और उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि अगर वो अपने शेयर्स को सेल करेंगे तो इस पर उन्हें कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा, जिससे बचने के लिए ये लोग अक्सर बाय बोरो डाई स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डायरेक्ट सेल करने की बजाय शेयर्स के अगेंस्ट में लोन लेना और उस लोन से अपने खर्चों को पूरा करना। रिमेंबर एलोन मस्क ट्विटर डील? एलोन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को बाय किया था, जिसके लिए उन्होंने बैंक से टेस्ला शेयर्स के बदले में $13 बिलियन का लोन लिया। $7 बिलियन इन्वेस्टर्स से लिए और $20 बिलियन टेस्ला के ही कुछ शेयर्स को बेचकर इकट्ठा किए। अब जो पैसे बैंक से लिए गए थे उस पर मस्क को कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये एक लोन था, जबकि $20 बिलियन जो उन्होंने शेयर्स को बेचकर इकट्ठा किए थे, सिर्फ उसी पर उन्होंने टैक्स पे किया होगा। पर इसके बावजूद भी उनकी पर्सनल वेल्थ पर थोड़ा सा भी असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सारे पैसे एक नई कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए थे, जिसका मतलब ये है कि एलोन मस्क को टेम्परेरी जितना भी लॉस फेस करना पड़ा हो, वो ट्विटर के रिवेन्यू और शेयर से रिकवर हो गया। अब अगर टैक्स से बचने के लिए ये स्ट्रेटेजीज भी काम ना आए तो एनजीओज एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तो हैं ही। दुनिया में जितने भी बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज या फिर अमीर लोग हैं, उनके नाम पर आपको कोई ना कोई डोनेशन या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट मिल जाएगा। अब होता क्या है कि ये लोग अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स इन चैरिटेबल ट्रस्ट को ट्रांसफर कर देते हैं या फिर एक बड़ा अमाउंट हर साल डोनेशन के रूप में एनजीओज को देते हैं। अब गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग डोनेटेड अमाउंट को कंपनी अपने कॉर्पोरेट टैक्स या फिर बिजनेसमैन अपनी इनकम टैक्स फाइलिंग में डिटेक्ट कर सकता है, जिससे ये लोग ज्यादा टैक्स देने से बच जाते हैं। जबकि जिन चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा डोनेट किया गया था उन्हें भी यही लोग चला रहे हैं, इसलिए वहां से सैलरी, एसेट या फिर किसी प्रोग्राम के जरिए वापस पैसा इनके ही कामों में खर्च हो जाता है। लेकिन क्योंकि पैसा इनके पर्सनल अकाउंट में आया ही नहीं, तो फिर सरकार टैक्स किस पर लगाएगी? पर यहाँ पर सबसे बड़ी आयरनी ये है कि ये लोग सिर्फ अपनी पर्सनल वेल्थ ही नहीं बल्कि अपनी कंपनियों को भी कॉर्पोरेट टैक्स से बचाने के लिए लूप होल्स का इस्तेमाल करते हैं। 2017 में टैक्स रिफॉर्म आने से पहले अमेरिका में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां प्रॉफिट शिफ्टिंग स्ट्रेटेजी के जरिए कॉर्पोरेट टैक्स से बचने की कोशिश करती थी। जैसे कि अमेरिका में कम टैक्स पे करना पड़े, इसलिए एप्पल दूसरे देशों में बेस्ड अपनी सब्सिडी कंपनियों का इस्तेमाल करता था। उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेड, सॉफ्टवेयर डिजाइन और ट्रेडमार्क आयरलैंड, नीदरलैंड और बर्मुडा में बेस्ड कंपनियों के नाम पर थे। अब होता क्या था कि आयरलैंड में बेस्ड एप्पल की कंपनी रिवेन्यू कलेक्ट करने का काम कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स लो थी। फिर इसके बाद इस पैसे को नीदरलैंड में बेस्ड दूसरी कंपनी में भेजना पड़ता था, ताकि यूरोपियन यूनियन के टैक्स ट्रीटी बेनिफिट मिल सके और रॉयल्टी पर किसी भी तरीके का विदहोल्डिंग टैक्स ना लगे। और फिर आखिर में सारा का सारा पैसा बर्मुडा में बेस्ड एप्पल की कंपनी में पहुंचता, जहां पर कॉर्पोरेट टैक्स 0 है। और यहाँ से कंपनी सिर्फ उतना ही पैसा अमेरिका लेकर जाती जितने की उसे ऑपरेशंस के लिए जरूरत है, और बाकी पैसे को यहीं से री इन्वेस्ट कर दिया जाता। इस स्ट्रैटेजी को डबल आयरिश विद डच सैंडविच कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ एप्पल ही नहीं और भी कई दूसरी बड़ी कंपनियां करती हैं। 2020 में यूरोपियन यूनियन ने इस स्ट्रैटेजी को बंद करने के लिए कई नए रिफॉर्म्स लेकर आई थी, लेकिन अभी भी कंपनियां इस तरह की प्रॉफिट शिफ्टिंग रूट्स का इस्तेमाल करती ही हैं। वहीं अगर कोई रियल एस्टेट में बिजनेस करता है तो उसके लिए टैक्स सेव करना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि ये लोग अपनी एसेट्स को ऑन पेपर डेप्रिशिएट करके शो करते हैं, ताकि ये दिखा सके कि उन्हें प्रॉफिट होने की बजाय नुकसान हो गया है, जिससे उन्हें कम से कम टैक्स पे करना पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी टैक्स से बचने के लिए इसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया था। पर अब सवाल आता है कि अगर हाथ में कैश ही नहीं है तो फिर अमीर लोग अपनी प्रीमियम लाइफ को मैनेज कैसे करते हैं? प्राइवेट जेट्स, महंगी गाड़ियां, होटल बिल्स, हाई प्रोफाइल पार्टी, अमीर लोगों के इन सारे खर्चों को मेनली कंपनी एक्सपेंसेस के जरिए पूरा किया जाता है। अब वैसे तो ये इलीगल है, लेकिन ज्यादातर कंपनियां इसे बिजनेस का पार्ट बताकर इसे कवर अप करने में कामयाब हो जाती हैं।
हाँ, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि बिलियनियर्स की वेल्थ तो उनकी कंपनी पर डिपेंड करती है। अगर कंपनी किसी दिन डूब गई तो वो रातों रात कंगाल भी तो हो जाएंगे, जो कि काफी हद तक सच भी है, क्योंकि जब भी कंपनी के शेयर्स नीचे जाते हैं तो बिलियनियर्स की वेल्थ भी घटती है। पर इससे बचने के लिए ये लोग री इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी या फिर डाइवर्स पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक कंपनी पर डिपेंडेंट रहने के बजाय वो मल्टीपल कंपनी और एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जहां से उनके मल्टीपल रिवेन्यू सोर्सेस बनते हैं और उन्हें वेल्थ की कमी नहीं होती। वहीं जिनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा होता है, या फिर पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज जिनके पास में बहुत पैसा होता है पर वो टैक्स पे नहीं करना चाहते, तो ऐसे लोग अपनी वेल्थ को छिपाने या फिर उसे व्हाइट वॉश करने के लिए शेल कंपनीज का इस्तेमाल करते हैं। ये शेल कंपनियां भी टैक्स हेवन कंट्रीज में ही रजिस्टर्ड होती हैं, पर ये कोई रियल कंपनीज नहीं होती हैं, बल्कि फेक कंपनीज होती हैं जिनके रियल मालिक का नाम तक किसी को पता नहीं होता। इन शेल कंपनीज के जरिए ये लोग अपने पैसे को वापस मार्केट में लेकर आते और फिर इन्हें नई कंपनियों में इन्वेस्ट करते, या फिर इसका इस्तेमाल याच, हाउसेस और लग्जरी लाइफ को एंजॉय करने के लिए करते, वो भी बिना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों में आए। आपको याद होगा कि 2016 में पनामा बेस्ड लॉ फर्म मोसाक फोंसेका के डाटाबेस से करीबन 11.3 मिलियन फाइल्स का डाटा लीक हुआ था। 2 लाख से ज्यादा ऑफशोर कंपनीज एक्सपोज हुई थी और ये पता चला था कि इन ऑफशोर कंपनीज के जरिए दुनिया भर के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि क्रिमिनल्स ने भी अपना पैसा टैक्स हेवन कंट्रीज में छिपा रखा है। इस पनामा पेपर लीक में करीबन 1,20,000 अमीर लोगों के नाम शामिल थे, जिसमें मैक्सिकन बिजनेसमैन रिकार्डो, इंडियन लॉयर एंड बिजनेसमैन हरीश साल्वे और फुटबॉलर लियोन मेसी का नाम भी शामिल था। वहीं सेम फ्रॉड अक्टूबर 2021 में पंडोरा पेपर लीक के जरिए भी सामने आया, जिसमें जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और इंडियन बिजनेसमैन अनिल अंबानी का नाम भी शामिल था। अनिल अंबानी ने यूके में खुद को दिवालिया घोषित किया था, जबकि पंडोरा पेपर लीक्स में सामने आया कि उनके नाम पर 18 ऑफशोर कंपनीज रजिस्टर्ड थी। इंटरनेशनल कंसोर्टियम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICIG के अकॉर्डिंग ज्यादातर ऑफशोर कंपनीज वैसे तो इलीगल नहीं थी, लेकिन इनका इस्तेमाल अपने अपने देशों में टैक्स से बचने के लिए जरूर किया जा रहा था। अब होता क्या है कि जब अमीर लोग अपने हिस्से का पूरा टैक्स नहीं भरते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में सारा का सारा बर्डन मिडिल क्लास पर आ जाता है। जैसे कि भारत में 6% पॉपुलेशन टैक्स फाइल करती है, लेकिन इसमें से भी सिर्फ 2% पॉपुलेशन ही एक्चुअल में इनकम टैक्स पे करती है। पर जो डायरेक्ट टैक्सेस से भी ज्यादा हर्ट करता है वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस को गुड एंड सर्विसेज पर लगाया जाता है, जैसे कि वैट टैक्स, GST, सर्विस टैक्स या फिर इंपोर्ट ड्यूटी। पर इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक गरीब इंसान जिसकी सैलरी 5 से 10,000 रुपये है, वो भी ऑयल, टोल या फिर बाजार में बिकने वाले किसी भी सामान या फिर सर्विस पर उतना ही टैक्स पे करेगा जितना कि 50,000 रुपये कमाने वाला एक वर्किंग क्लास एम्प्लॉय या फिर करोड़ों की संपत्ति रखने वाला एक बिजनेसमैन पे करता है। लेकिन यहाँ पर फिर भी कोई सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट होता है तो वो होते हैं मिडिल क्लास, जिन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से टैक्स पे करने हैं। इसीलिए 2024 में ग्लोबली बिलियनियर्स की टोटल वेल्थ $2 ट्रिलियन बढ़ी, जो कि पिछले साल के कंपेयर में 15% ज्यादा थी। जबकि एक वर्किंग क्लास एम्प्लॉय की सैलरी में एवरेज 4.5% का हाइक हुआ, और ये भी तब जीरो हो जाता है जब इसे इन्फ्लेशन से कंपेयर किया जाता है। पर अब सवाल आता है कि जब यहाँ पर सब कुछ इतना क्लियर है, तो फिर गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर्स इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकते क्यों नहीं है? तो इसका जवाब है इकोनॉमिक रेस। किसी भी देश में इकोनॉमी तब बूम नहीं करती जब लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, बल्कि तब करती है जब लोग गुड एंड सर्विसेज का ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट और कंपनी दोनों का एम रहता है कि लोग गुड एंड सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें। जैसे कि 1990 में एक आम भारतीय की सैलरी 250 रुपए थी, जिसमें वो अपना घर भी चलाता था, कुछ पैसे अपने माता पिता को गांव में भी भेजता था, और इसके बाद वो सेविंग करने में भी कामयाब रहता था। और वो इसलिए क्योंकि उस वक्त इन्फ्लेशन और कंजप्शन दोनों ही लो थे। लेकिन आज भारत के शहरों में लोगों का हाउस होल्ड बजट 50,000 को भी क्रॉस कर रहा है, और वो इसलिए क्योंकि अब नॉर्मल लाइफ के स्टैंडर्ड चेंज हो चुके हैं। लोग अपनी सैलरी का 50 to 60% रेंट, फूड, एनर्जी रिसोर्सेज लाइक फ्यूल एंड बिजली पर खर्च कर देते हैं। वहीं बाकी 40% मोबाइल रिचार्ज, एंटरटेनमेंट, इंटरनेट, हेल्थ, डे टू डे ट्रैवल एक्सपेंसेस और शॉपिंग में खर्च हो जाते हैं।
एडवर्टाइजमेंट और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के जरिए लोगों के दिमाग में अननेसेसरी डिमांड क्रिएट की जाती है, जिसका एक्चुअल डिमांड से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे कि 1990 के दशक में जो लैंडलाइन फोन यूज होते थे, उन्हें एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक चेंज नहीं करना पड़ता था और महीने में सिर्फ फोन का बिल आता था। पर जो अब स्मार्टफोन हम यूज करते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी 1 या फिर 2 साल में अब आउटडेटेड हो जाती है। और वो इसलिए क्योंकि कंपनियों ने सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। वो चाहती हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा गुड एंड सर्विसेज को कंज्यूम करें। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट के जरिए भी लोगों के अंदर ये फोमो भरा जाता है कि उन्हें एक नए मॉडल के मोबाइल फोन की जरूरत है, और अगर वो नया मॉडल का मोबाइल फोन नहीं लेते हैं या फिर एक महंगा मोबाइल फोन नहीं लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में पिछड़ रहे हैं। पॉलिश सोशलिस्ट जोगमन बॉमन के मुताबिक पूंजीवाद अक्सर लोगों की जरूरतों को उनकी इच्छा में बदल देता है, जिसकी वजह से उन्हें कभी भी सेटिस्फाई फील नहीं होता। अब कोई कहेगा कि नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ रही है तो क्या हो गया, इससे न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज भी तो क्रिएट हो रही है। लेकिन ज्यादातर लोग इस पॉइंट को मिस कर जाते हैं कि कंजप्शन और प्रोडक्शन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, और वो है वर्किंग एम्प्लॉय। और इकोनॉमी में न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज को अक्सर डिस्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नई बाजार बनाने के लिए पहले पुरानी बाजार को खत्म करना पड़ता है। कभी भी एक एग्जिस्टिंग मार्केट के पैरेलल नई मार्केट नहीं लगती, बल्कि एक पुरानी बाजार को खत्म करके ही उसकी जगह नया बाजार लगाया जाता है। कॉलोनियल पीरियड के दौरान अंग्रेजों ने मशीनों को ह्यूमन लेबर से रिप्लेस किया, जबकि उस वक्त इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करीबन 27 लाख फैमिलीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड थी, और इसमें से भी 83% वर्कर्स रूरल एरिया से आने वाले लोग थे, जो कि मशीनों के आने की वजह से बेरोजगार हो गए। और सिर्फ अब वही लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर सकते थे जिन्हें मशीनें चलाने आती थी। यानी कि नई टेक्नोलॉजी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आई, काम को आसान किया और विकास की रफ्तार भी तेज हुई। लेकिन इसी टेक्नोलॉजी ने लोगों से उनकी फ्री एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी छीन ली और उन्हें कंपनियों पर डिपेंडेंट बना दिया। अब ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि वो जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे, उनके अमीर बनने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, जबकि वेल्थ और इनकम दो अलग कॉन्सेप्ट है। जब हम काम करके पैसा कमाते हैं तो ये हमारी इनकम होती है, लेकिन जब हम इस इनकम को सेव करते हैं या फिर किसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं तो इससे हमारी वेल्थ क्रिएट होती है। लेकिन कम से कम लोग इनकम क्लास से वेल्थ क्लास में एंटर हों, ये इंश्योर करना गवर्नमेंट पॉलिसीज और कंपनियों का काम होता है। क्योंकि जब तक मार्केट में गरीबी और मिडिल क्लास सेक्टर रहेगा, तब तक काम करने के लिए लेबर और कंजप्शन के लिए कस्टमर हमेशा अवेलेबल होगा। अब जरा ये सुनिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया में करीबन 5% यानी कि 18 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। पर ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ उन लोगों को काउंट किया गया जो पिछले 4 हफ्तों से जॉब ढूंढ रहे थे, जबकि वो लोग जिन्होंने थक कर जॉब ढूंढना बंद कर दिया है, पार्ट टाइम जॉब्स में फंसे हैं, या फिर जिनका काम इतना खतरनाक है कि वो एक नए रोजगार की तलाश में, ऐसे लोगों को इस लिस्ट में गिना ही नहीं गया। पर अगर हम इन सभी लोगों को गिने तो बेरोजगारी का आंकड़ा 40 करोड़ से भी ज्यादा का है। यानी कि एक पूरी आबादी बेरोजगार है, जो काम करना तो चाहती है लेकिन सिस्टम में उसके लिए जगह ही नहीं है। अकेले साउथ अफ्रीका में ही यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2025 में 62% को टच कर चुका है। रोमानिया, लक्समबर्ग, स्पेन और इटली जैसी यूरोपियन कंट्रीज में, जहां पर लोगों की एवरेज इनकम $70,000 से $120,000 के बीच में होती है, वहां पर भी वर्किंग पॉवर्टी 11% पहुंच चुकी है। हर 3 में से एक यूरोपियन इनकम इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी का सामना कर रहा है। अब यूरोप में 67% लोगों के पास में अगले 3 महीनों के खर्चों को कवर करने की सेविंग तक नहीं है। और ऐसा ही कुछ हाल साउथ कोरिया, जापान और चाइना की वर्किंग पॉपुलेशन का भी है। OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेवलप्ड कंट्रीज में टैक्स पे करने के बाद में जो सैलरी बचती है, उसका 40% यहाँ के ज्यादातर लोग सिर्फ रेंट और मॉर्गेज को चुकाने में ही खर्च कर देते हैं। अब यहाँ पर कोई ये आर्गुमेंट कर सकता है कि लोगों को टैक्स पे करने पड़ते हैं तो क्या हो गया, ये पैसा वेलफेयर स्कीम्स जैसे कि डिफेंस सेक्टर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर में भी तो लगता है, जिसका इस्तेमाल आम लोग ही करते हैं, जो कि सच भी है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर देशों में वेलफेयर स्कीम्स के लिए फंड होने वाले पैसे को करप्ट ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस खा जाते हैं, और बहुत कम पैसा ही एक्चुअल में वेलफेयर स्कीम्स में लग पाता है। और यही रीजन है कि ज्यादातर देशों के गवर्नमेंट स्कूल्स प्राइवेट स्कूलों के बेसिक स्टैंडर्ड्स को भी मैच नहीं कर पाते।
भारत के ही शहरों में रहने वाले 50% से ज़्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ही भेजना पसंद करते हैं, जिनमें वो पेरेंट्स भी शामिल हैं जिनकी सैलरी सिर्फ 15 से 20 हजार रुपये है। लेकिन एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन उठाकर भी ये पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ही भेजना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि सरकारी स्कूल इनके बच्चों के भविष्य को नहीं बना सकते। यूरोपियन कंट्रीज में पब्लिक स्कूल्स का स्टैंडर्ड जरूर हाई है, जिसकी वजह से ही यहाँ पर पहले सिर्फ एलीट क्लासेस के बच्चे ही प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन अब यहाँ पर भी ये सिनेरियो चेंज होने लगा है। और वो इसलिए क्योंकि हार्वर्ड, याले और ऑक्सफोर्ड जैसी कई बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ की 35 से 45% सीट्स को प्राइवेट स्कूल से आने वाले बच्चे ही कवर कर लेते हैं, और इसके बाद जो सीटें बचती हैं उसमें से भी आधे से ज़्यादा सीटें इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़, बिजनेसमैन और यूनिवर्सिटी डोनर्स के बच्चे ले जाते हैं, और सिर्फ बहुत कम सीटें ही सरकारी स्कूलों से आने वाले बच्चों के लिए बच पाती हैं। यानी कि वेल्थ गैप एजुकेशन जैसी बेसिक नीड को भी एक प्रिविलेज में कन्वर्ट कर देता है। क्रिमसन सर्वे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 26% स्टूडेंट वो हैं जिनके पेरेंट्स की सैलरी $250,000 से ज्यादा है। यानी कि वेल्थ गैप एजुकेशन जैसी बेसिक नीड को भी एक प्रिविलेज में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और यही रीजन है कि सिर्फ अकेले अमेरिका में ही स्टूडेंट लोन $1.7 ट्रिलियन को टच कर चुका है। लेकिन इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद भी ज़्यादातर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जॉब पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और जो जॉब मिलती है वो उस अमाउंट से बहुत कम होती है जो उन्होंने इतने सालों में स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन फीस पर खर्च किए थे, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग अपनी वर्किंग लाइफ में एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। उन्हें अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, घर खरीदने के लिए और यहाँ तक कि शादी करने तक के लिए लोन लेना पड़ता है, जिस पर इंटरेस्ट लगाकर बैंक पैसा बनाते हैं और फिर इसी पैसे को वापस प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि स्क्विड गेम में लोग अमीर बनने के लिए खतरनाक खेल का हिस्सा बनते हैं, और इस खेल को खेलने की कीमत उन्हें हर स्टेज पर अपनी जान देकर गंवानी पड़ती है, पर फिर भी कोई इस खेल को क्विट नहीं करता। और वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि आखिर में जब वो अमीर बनेंगे तो उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जीतने के चांसेस बढ़ जाएं, इसलिए अपने जैसे दूसरे लोगों के साथ ये झगड़ा करने लगते हैं, उन्हें अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं, जबकि पावरफुल लोग बैठकर ये सारा तमाशा देखते हैं। और यही रियलिटी में भी हो रहा है, क्योंकि जब तक लोगों की नीड्स एंड वांट उनकी इनकम से ज़्यादा है, तब तक वो सिस्टम के ऑर्डर्स भी फॉलो करेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती रहेगी। और इसलिए आपको ये जानकर ज़्यादा हैरानी नहीं होगी कि दुनिया में करीबन 3000 बिलियनियर्स हैं जो कि 50% से ज़्यादा वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। और अगर आप टॉप 500 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट देखेंगे तो इसमें 30% लोग तो वो हैं जो कि अपने दम पर नहीं, बल्कि उन्हें ये वेल्थ विरासत में मिली है, और उन्होंने अपना ये साम्राज्य फैमिली बिजनेस, पुरानी कंपनी और पॉलिटिकल कनेक्शंस के जरिए खड़ा किया है। और इनहेरिटेंस वेल्थ का ये मार्जिन अब और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड अब फ्री मार्केट से मोनोपोलिस्टिक मार्केट की तरफ शिफ्ट हो रही है। टेक, माइनिंग, एनर्जी और एफएमसी जैसे टॉप सेक्टर्स को सिर्फ कुछ गिने चुने प्लेयर्स कंट्रोल कर रहे हैं, और कोई अगर नया इनोवेटर या फिर कंपनी मार्केट में आती भी है तो उसे भी ये लोग या तो एक्वायर कर लेते हैं या फिर उसे मार्केट से ही खत्म कर देते हैं। जैसे कि फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को एक्वायर किया, गूगल ने यूट्यूब और डीप माइंड को, और अब फ्यूचर में वही लोग सेल्फ मेड बिलियनियर्स बन पाएंगे जिनके पास में एलीट एजुकेशन का प्रिविलेज होगा या फिर जिनका दिमाग एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा होगा। लेकिन अगर आप ये सब जानने के बाद अमीर लोगों से नफरत करने लगे तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर गलती ना तो रिच क्लास की है ना ही पुअर क्लास की है, बल्कि यहाँ पर प्रॉब्लम इकोनॉमिक सिस्टम के साथ में जो कि आउटडेटेड हो चुका है और उससे ग्लोबल लेवल पर रिफॉर्म की ज़रूरत है। इंटरनेशनल मार्केट में न्यू टैक्स पॉलिसीज और लेबर लॉज को लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे कि 2021 में OECD और G20 कंट्रीज ने ये तय किया था कि इंटरनेशनल कॉर्पोरेट टैक्स मिनिमम 15% रखा जाएगा, ताकि कंट्रीज टैक्स हेवन कंट्रीज में ही क्यों ना रजिस्टर्ड हो, उन्हें कम से कम 15% कॉर्पोरेट टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। पर ऐसी और भी बहुत सारी पॉलिसीज की जरूरत है, ताकि पैसा किसी के हाथ में कितना भी क्यों ना हो, लेकिन इसका इस्तेमाल वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करने के लिए ना किया जाए। और यहाँ पर आम लोगों को भी ये बात समझने की जरूरत है कि वो कोई सामान महंगा खरीदें या फिर सस्ता, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मायने ये रखता है कि क्या वो चीज़ सस्टेनेबल है। खैर,
आप लोगों का इस टॉपिक पर क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।